सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 26-27 का आय व्यय प्रस्तावना विमर्श होगा। इसके लिए दिनांक 6 फरवरी 26 एवं 9 फरवरी 26 कुल 2 दिन निर्धारित वाद विवाद सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। दल का नाम भारतीय जनता पार्टी 88 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 84 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 25 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 18 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 मिनट, AIMIM 5 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 मिनट, CPI-MLL 2 मिनट, CPIM 1 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 1 मिनट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष माननीय सदस्य श्री रजनीश कुमार अपना पक्ष रखें। रजनीश कुमार जी अपना पक्ष रखें। समय 20 मिनट का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो 2026-27 के वार्षिक आय व्यय बजट पर बोलने की अनुमति दिया है महोदय, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। महोदय, बजट किसी सरकार या संस्था का एक वित्तीय रूपरेखा होती है महोदय, जिसमें एक निश्चित अवधि आमतौर पर 1 साल के लिए अनुमानित व्यय और प्रस्तावित व्यय का विवरण उसमें दिया जाता है महोदय। यह दस्तावेज सरकार की या उस बजट जिस संस्था की बजट होती है महोदय, उसके नीतियों, उसकी प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को दर्शाता है। महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत राज्य सरकार के बजट 2026-27 का स्वागत एवं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह बजट जनता की अपेक्षाओं और सरकार की प्रतिबद्धताओं का प्रतिबिंब है। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के हित में उसके हित को केंद्र में रखकर यह बजट बिहार के विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दिखाता है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है महोदय। 2006-07 में राज्य सरकार के द्वारा बिहार के कमजोर, शोषित, पीड़ित, दिव्यांगों के कल्याण के लिए और उस समय से लगातार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समावेशी विकास की परिकल्पना के आधार पर राज्य में लगातार विकास का काम महोदय हो रहा है। और इसके लिए हर वर्ष योजना बनाना, उस योजना के लिए संसाधन जुटाना और उस पर पूरी तत्परता के साथ काम करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का लक्ष्य सरकार का रहा है महोदय। 2004-05 में हम बात करते हैं तो 23,885 करोड़ का वह बजट उस समय होता था। आज महोदय लगभग 20 साल के बाद जब इस बजट को रखा गया है तो यह बजट महोदय 3,47,589 करोड़, लगभग 15 गुना बजट का आकार बढ़ा है महोदय। लोग कहते हैं कि बजट का केवल साइज बढ़ा, लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहूंगा सभापति महोदय कि बजट का आकार बढ़ने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण विकास का जो पैमाना है महोदय, वह बिहार का विकास दर भी लगातार बढ़ा है। और 2024-25 में महोदय वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 13.1% महोदय रिपोर्टिंग हुआ है, आया है, जो राष्ट्रीय विकास दर 9.8% से भी अधिक है महोदय। और इस बजट का यह अनुमान है कि जब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, 26-27 का यह बजट जब पूरा होगा, तो राज्य का विकास दर महोदय 13.1 से बढ़कर लगभग 14.9 यानी 15% विकास दर हासिल होगा महोदय 2027 के अंत में। और जो केंद्रीय बजट आया है महोदय केंद्र सरकार का, उसमें भी यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जब बजट पूरा होगा 2026-27 का, तो पूरे देश का राष्ट्रीय विकास का जो महोदय दर रहेगा वह 10% रहेगा,
जबकि बिहार का 15% रहने का महोदय अनुमान लगाया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात महोदय है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि बिहार अब उन राज्य की श्रेणी में खड़ा है जो देश के आर्थिक विकास में बिहार सहयोग करने वाला जो राज्य है, और उस जो राज्य के द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग होता था महोदय, उस राज्यों की श्रेणी में अब बिहार भी खड़ा हो गया है महोदय। यह सरकार की एक बहुत बड़ी, बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है महोदय। मैं दूसरी बात कहूंगा, विकास दर के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बिहार का बढ़ा है महोदय। किसी राज्य का प्रति व्यक्ति आय उस राज्य के अंदर विकासात्मक गतिविधियों को करने से उससे जो सामान्य लोगों के को क्या फायदा होता है महोदय, इसको मापने का, इसको मेजर करने का प्रति व्यक्ति आय एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैरामीटर है। और हम प्रति व्यक्ति आय को अगर देखें महोदय तो 2005 में प्रति व्यक्ति आय जहां केवल 7,914 रुपया था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 76,490 रुपया हो गया महोदय। और यह कोई अचानक नहीं बढ़ा, ये हम अगर पिछले 2-3 साल का भी अगर आंकड़ा सदन के सामने हम रखें तो 22-23 में 60,573 रुपया, 23-24 में 68,624 रुपया, 24-25 में जैसा कि मैंने कहा कि 76,490 रुपया महोदय। यह संकेतक है कि राज्य में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और उस विकास का सकारात्मक प्रभाव बिहार के आम जनमानस पर पड़ रहा है और उसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है महोदय। मैं एक तीसरी बात कहूंगा जो बजट का महोदय पैरामीटर होता है और विकास का पैमाना और जिसकी चर्चा हम करते हैं कि महंगाई दर। हमारे बजट बनाने का और उस बजट पर बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उनके काम करने के तरीके से बिहार में महंगाई दर भी महोदय नियंत्रण में रहा है। अगर हम महंगाई दर की बात जब हम करते हैं तो ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स को देखते हैं महोदय, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और उसके अनुसार महोदय 2025 में जहां देश का महंगाई दर 3.5 से 4% रहा, वहीं बिहार का महंगाई दर महोदय सिर्फ 1% रहा है। और इसका कारण महोदय गरीब लोग और जो आम लोग हैं महोदय, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको जीवन यापन में सुविधा मिली है महोदय। महंगाई बहुत नहीं बढ़ा, जिसके महंगाई नियंत्रण में रहा महोदय, इसका भी लाभ मिला है। और यह ऐसे नहीं हुआ है महोदय, जो मैंने 3 पैरामीटर बताए, प्रति व्यक्ति आय, विकास दर और नियंत्रित महंगाई दर महोदय, यह बिहार में ठोस वित्तीय अनुशासन जो गुड गवर्नेंस का, सुशासन का एक मजबूत आधार है, उसके कारण महोदय ये 3 उपलब्धियां है महोदय। और ये सरकार जिस तरह से वित्तीय अनुशासन में काम कर रही है उसी का इसका परिणाम है महोदय। अब बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, मैं एक बार सदन में यह भी चर्चा करूंगा महोदय कि पहले 15 साल में उनके जमाने में कैसे बजट महोदय बनता था और आज कैसे बजट बन रहा है महोदय। और जो ये बजटीय सुधार हुआ है महोदय, यह भी हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने किया महोदय। पहले 2 बार में बजट बनता था, एक बार मार्च में लेखानुदान लाते थे विधानसभा के अंदर और जितना खर्चा इनको करना था उस खर्चा को पास करा लेते थे, और बाद में जुलाई अगस्त में जाकर के बचे 8 महीने के लिए एक बजट लाकर उसकी खानापूर्ति की जाती थी। अभी नहीं होता है। आप सुनिए, लेखानुदान महोदय पास करने का अधिकार है राज्य सरकार को, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संविधान में यह व्यवस्था है कि लेखानुदान विशेष परिस्थिति में ही लाया जा सकता है। राज्य में जब चुनाव हो, राज्य में कोई ऐसी विशेष बात हो, तभी आप संविधान प्रदत्त उस अधिकार का उपयोग राज्य सरकार करती है और लेखानुदान लाती है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि पूरे 1 साल के लिए, अप्रैल से अगले मार्च तक के लिए बजट मार्च में 1 महीना पहले लाया जाए। सभापति महोदय, इस परंपरा की शुरुआत अगर हुई उस लेखानुदान ला करके और एक अनियंत्रित बजट बनाने की बात, खानापूर्ति बजट बनाने की बात को समाप्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार 2006 में किया महोदय। जब 6 में महोदय जब पहला बजट बन रहा था एनडीए का, तो उसमें महोदय जो सुधार हुआ, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। पूरे 12 महीने का बजट बनाना और उसके पहले एफआरबीएम एक्ट पास किया गया बिहार में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 लागू किया महोदय। यह इसलिए लागू करना था कि बजट को एक संवैधानिक रूप से उसको तैयार किया जाए और जो बजटीय अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन है,
वह लागू रहे बजट पर, इसके लिए एफआरबीएम एक्ट को भी लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। और यह उस समय किया जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी महोदय 2005 नवंबर के बाद। और पूरा 2006-07 का जब पूरे एक साल का बजट बन रहा था तो उस बजट को सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और एफआरबीएम एक्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, उसको लागू करना, एक साल पूरे 12 महीने का बजट बनाना, यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या हुआ? पहले क्या होता था? अभी मार्च का महीना महोदय आने वाला है। पूरे बिहार में उस समय मार्च के महीने में अखबारों में छपता था मार्च लूट की कहानी, सभापति महोदय, छपता था। ट्रेजरी में मार्च के अंतिम सप्ताह में ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों के गठजोड़ के से और दलालों के द्वारा वहां भीड़ लगा रहता था और पूरा पैसा मार्च के महीने में अंतिम सप्ताह में सभापति महोदय निकाल लिया जाता था। या उस समय, और ये उस समय के मीडिया में महोदय जो पुराने लोग हैं सभापति महोदय, कृपया शांति बनाए रखिए। और ये मार्च लूट की परिपाटी महोदय बंद हो गया। बिना अनुमति के नहीं बोले सभापति महोदय, ये मार्च लूट की परिपाटी, कृपया शोरगुल नहीं करें। महोदय अभी तो बहुत कुछ उनको सुनना पड़ेगा, धैर्य रखें। मार्च लूट की परिपाटी महोदय अब कहां है महोदय? 2006-07 के बाद से अब मार्च लूट की परिपाटी खत्म हो गई महोदय। और यह इस बात का संकेत है कि बिहार की कुर्सी पर एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जो जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा उसको सुरक्षित रखने के भी उसको आता है महोदय, और उसको सरकार खर्च कर रही जन कल्याण के लिए। वो लूट महोदय ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों के बीच में नहीं जा रहा है महोदय, यह हमारी सरकार ने किया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो निकला बजट के एक दिन पहले, जो माननीय सदस्य गुप्ता जी, बिना अनुमति के नहीं बोलिए। एक दिन पहले जो महोदय बजट आने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है महोदय, ये आर्थिक सर्वेक्षण लाने की भी महोदय परिपाटी की शुरुआत 2006-07 से हमारी सरकार ने किया सभापति। 2009 से महोदय 2006-07 से ही आने का महोदय, ये पहले आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आता था महोदय। आर्थिक सर्वेक्षण आप देखिए उसका, उसमें जो आंकड़े हैं महोदय, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या उपलब्धि है, हम आज जिस बजट को पास कर रहे हैं उस बजट का क्या इंपैक्ट हुआ, और सोशल इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म पर महोदय पूरे बिहार के हर चीज को, आंकड़े को उसमें दर्शाया गया है महोदय। ये पहले नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि जो सरकार थी उस समय उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्थिक सर्वेक्षण जैसे आंकड़ों को सार्वजनिक कर सके, जनता के सामने ला सके, यह लाने की हिम्मत उनको नहीं थी सभापति महोदय। ये काम बिहार की सरकार ने किया। और जो आंकड़े हैं महोदय, जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, विकास के पैमाने पर जो उपलब्धियां हुई है, हम जहां तक पहुंचे हैं महोदय, उसको जनता के सामने, मीडिया के सामने, देश और दुनिया के सामने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रकाशित करने का अगर हिम्मत हुआ है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को हुआ है महोदय, और वो काम हम कर रहे हैं सभापति महोदय। महोदय आज जब हम बात करें 2006-07 से, तो लगातार बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार के प्रयासों और उनके संकल्पों के कारण महोदय आज बढ़ रहा है। एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार आज बिहार में है महोदय। मैं चर्चा कर रहे थे, उधर से खड़ा होकर के बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बाद लगभग 29-30 साल सभापति महोदय 1961 से 1990 के बीच में, इस 29 वर्षों में अध्यक्ष महोदय बिहार के 23 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। 23 मुख्यमंत्री हुए, 3 दिन 5 दिन से लेकर के और अधिकतम 3 साल तक के मुख्यमंत्री बनते रहे महोदय। और किसी को बिहार की चिंता नहीं थी कि बिहार को कैसे हम आगे बढ़ावें। और उसके बाद सभापति महोदय 1990 के बाद जो सरकार आई अध्यक्ष महोदय, 90 से 2005 तक जिस 15 साल की बात हम करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्र उनको तकलीफ होता है, लेकिन पूरा देश दुनिया गवाह है महोदय, संपूर्ण बिहार गवाह है कि उस 15 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ। जो कुछ भी काम पूर्व में हुआ था उसको भी समाप्त करने का काम उस समय की सरकार ने सभापति महोदय करने का काम किया था। सभापति महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूं महोदय,
इसलिए मुझे बताना यह जरूरी है कि बिहार ने जो उपलब्धि हासिल किया है, एक पूरी तरह से गड्ढे में गया हुआ एक संस्था, एक राज्य अगर आज इस लेवल तक पहुंचा है, उसकी यात्रा की बड़ी कहानी है सभापति महोदय। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना महोदय कहूंगा जरूर, अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे, आप चिंता मत करिए, आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं बिहार विधान परिषद में सदस्य रहा हूं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, बिहार एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। देश के जितने भी राज्य हैं महोदय, उसमें बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व अधिशेष राज्य है महोदय। राजस्व अधिशेष का मतलब महोदय यह है, हमारा FRBM एक्ट भी कहता है महोदय, और जितने भी केंद्रीय वित्त आयोग हुए, राज्य वित्त आयोग की भी महोदय, यह हमेशा एक डिसिप्लिन रहा कि राज्यों को अपना अधिशेष होना चाहिए, राजस्व अधिशेष होना चाहिए। मतलब जितना हमारा राजस्व आय है, हम उसके अंदर राजस्व व्यय को करें और उसी खर्चे से करें सभापति महोदय। और बिहार में यह आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार राजस्व अधिशेष राज्य है। इसका यह मतलब है सीधा कि राज्य को जो रेगुलर खर्चे हैं, सैलरी है, वेतन जिसको कहते हैं महोदय, पेंशन है, ब्याज है, सब्सिडी है, ऐसे जो रेगुलर खर्चे हैं, उसको करने के लिए सरकार को अब ऋण नहीं लेना पड़ता है। अब ब्याज लेकर, अब ऋण लेकर, कर्ज लेकर हमको सैलरी, हमको वेतन पे नहीं करना पड़ता है महोदय। यह राज्य के विकास की एक बड़ी कहानी है सभापति महोदय। यह बहुत बड़ा बात है महोदय कि अब जो है हम ऐसे खर्च को करने के लिए हम कर्ज नहीं लेते सभापति महोदय। एक समय था महोदय जब वेतन का भुगतान करने के लिए, ये सरकार महोदय गवाह है और बैठे हुए लोग हैं महोदय, उल्टा करके देखें उस बजट के इतिहास को, उस समय के आर्थिक विवरण को, तो आपको पता लगेगा कि सैलरी के लिए, कर्ज के लिए, वेतन भुगतान करने के लिए कितने महीने लगते थे। और वह भी पैसा लोन लेकर के आता था महोदय, कर्ज लेकर के वेतन का भुगतान किया जाता था। लेकिन आज महोदय वेतन का बोझ जरूर बढ़ा है। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जितना बहाली किया है सरकारी क्षेत्र में महोदय, शिक्षकों की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, अमीन की बहाली हुई, एक बहुत बड़ी संख्या सभापति महोदय। इसके कारण हमारा वेतन का बोझ सरकार का बढ़ा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इतना वेतन बढ़ने के बाद भी हम अपने राजस्व इनकम से ही अपने वेतन, अपने पेंशन और इत्यादि रेगुलर खर्चों का हम वहन कर रहे हैं। हाँ, हम ऋण जो ले रही है सरकार महोदय, वह ऋण ले रही है, वह ऋण पूंजीगत खर्चे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने के लिए ले रही है महोदय। अब वेतन के लिए ऋण नहीं लेना पड़ता है। यह महोदय एक बड़ा उपलब्धि है सभापति महोदय। राजकोषीय घाटा आप समझते हैं कि सदन में यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि लगातार बिहार राजकोषीय घाटा को मेंटेन रखा है। और जो सभापति महोदय जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है 16वें वित्त आयोग का कि राजकोषीय घाटा 3% GSDP का होना चाहिए महोदय, अपने बिहार में वह 2.99% GSDP का है। और इसलिए राजकोषीय घाटा भी महोदय ठीक है। सभापति महोदय, बिहार को विकास को गति देने के लिए जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, साथ में महोदय 2014 से ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जिस तरह का सहयोग रहा है महोदय, वह भी मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं सभापति महोदय। हमें केंद्र से आज दो तरह से पैसे मिलते हैं सभापति महोदय मूलतः। एक तो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी, लगातार बिहार की हिस्सेदारी बढ़ रही है महोदय। और केंद्र से करों में जो हिस्सा बिहार को मिलता है इस बार 26-27 में 1,58,178 करोड़ रुपया अनुमानित है महोदय। केंद्रीय अनुदान के रूप में जो सहयोग मिलता है वह 51,896 करोड़ है। कुल सहयोग 2,10,074 करोड़ अनुमानित है। यह हमारे बजट में महोदय केंद्र से प्राप्त होगा। यह काम बहुत बड़ा सहयोग केंद्र के द्वारा सभापति महोदय बिहार के विकास के लिए किया जा रहा है। और 25-26 मनरेगा में भी बजट बढ़ा है, मनरेगा में भी बढ़ा है। आपको बाद में बताएंगे 2025-26 में भी महोदय यह लगातार 2025-26 जो पिछला वित्त वर्ष था महोदय, उसमें भी 1,43,069 करोड़ केंद्रीय करों का और 54,758 करोड़ का
केंद्रीय अनुदान कुल 1,97,827 करोड़ और इस साल पिछले साल की तुलना में 13,000 करोड़ ज्यादा मिलने का अनुमान बजट में सभापति महोदय है। कल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चलिए सब मांग करते हैं। अरे आप तो 15 साल वहां बैठे हुए रहे इस तरफ, और 15 साल आपकी सरकार रही। उस समय तो केंद्र विशेष राज्य का दर्जा देने की परिपाटी थी केंद्र में कमजोर राज्यों को, लेकिन आपने तो एक बार भी जाकर के विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं किया। आप पता करिए, बिहार के सामने आज कोई दस्तावेज आज आपके पास नहीं है, कोई मीडिया में खबर नहीं है, आपने मांगा ही नहीं बिहार के विशेष, और आज आप बिहार के विशेष राज्य की दर्जा। सभापति अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की महोदय अब जरूरत भी नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया, और अभी हमने आपको कहा कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने, 2 लाख करोड़, मैं पुनः कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ने लगभग पिछले बार भी दिया और इस बार भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इस बार भी बिहार को सहयोग के रूप में दे रही है महोदय। और इतना ही नहीं, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने हर साल लगभग 10,000 करोड़ का राशि इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दे रही है, और यह काम महोदय 2022-23 से लगातार हो रहा है और बिहार को इसमें भी इसका हिस्सा मिलता है। अभी केंद्रीय बजट में महोदय इस फंड के लिए, जिससे राज्यों के पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है केंद्रीय बजट में, और उसमें बिहार का भी हिस्सा महोदय 10 से 15,000 करोड़ रुपया है, और वह अनुमानित है कि वह मिलेगा सभापति महोदय। महोदय, बजट में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने के लिए सभापति अध्यक्ष महोदय जो काम यहां पर हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकता का क्षेत्र चयन किया गया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं कानून व्यवस्था पर सरकार ने देश के अन्य राज्यों के औसत खर्च से ज्यादा खर्च करने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय, मेरे पास डेटा है, शिक्षा में इस बार बजट का 21.7%, जबकि अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.3% खर्च का है। उसी तरह स्वास्थ्य में महोदय, स्वास्थ्य पर 6.3%, जबकि अन्य राज्यों का 6.2% मात्र है। ग्रामीण विकास पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम अपने बजट का एलोकेशन 9.4% रखा है सभापति महोदय, अन्य राज्यों में यह औसतन 4.8% बजट का खर्च होता है ग्रामीण विकास पर। और पुलिस और कानून व्यवस्था पर सभापति अध्यक्ष महोदय हमने 5.2%, जबकि अन्य राज्य इस पर 3.9% खर्च करते हैं। यह हमारी प्राथमिकता में है, और ये प्राथमिकताएं बिहार का जो स्थिति है बिहार के लिए है महोदय, जिससे बिहार और मजबूत और विकास आगे करेगा महोदय। और इस आधार पर विभाग में बजट का एलोकेशन हुआ है। 1 करोड़ महोदय, समय समाप्त हो रहा है, 1-2-3 मिनट महोदय। और 1,56,00,000 जीविका दीदी को 10,000, अच्छा काम करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, उसका प्रावधान है 2 लाख रुपया मिलेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री है महोदय, 400 से बढ़कर 1100 पेंशन हुआ। जन न्याय कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सरकार अब केंद्र की तर्ज पर 3,000 रुपये किसान के खाते में देगी। बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराएगी। 25-30 के महोदय 7 निश्चय पार्ट 3 शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत भी प्रति व्यक्ति के आय को 5 साल में दुगुना करने का एक लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक युवाओं को महोदय 50 लाख नौकरी दिया गया। अब अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए महोदय किया जा रहा है, और उसके लिए 50 लाख करोड़ की निजी निवेश का एक लक्ष्य है महोदय। इसी तरह कृषि रोड मैप बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इस बार जो कृषि रोड मैप है 24 में बना हुआ 29 तक महोदय, प्रखंड में डिग्री कॉलेज, सुलभ स्वास्थ्य की व्यवस्था, इस तरह महोदय बहुत सारे महोदय काम हुए हैं। मैं चूंकि समय कम है महोदय, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा अंत में महोदय, 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। कल बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं तो यही कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए महोदय कि वे आरोपों की दीवार बनाते रह गए।
आप आरोपों की दीवार बनाते रह गए, हम विकास की इमारत खड़ी करते चले गए। वे वादों की किताब लिखते रह गए, हम हर पन्ने को हकीकत में बदलते चले गए। महोदय, कल बाज की बात हो रही थी, बाज का सदन में बाज की उड़ान का जिक्र हुआ महोदय, कि बाज की उड़ान महोदय समाप्त हो रहा है महोदय। पर इतिहास गवाह है महोदय कि बाज बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, दूरदृष्टि, साहस और निरंतर परिश्रम चाहिए, जो शब्दों से नहीं उपलब्धियों से साबित होता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना असली चुनौती है। 20-25 साल से हो गया महोदय, कुछ सेकेंड, 20-25 साल तक लगातार अपने मेहनत और परिश्रम से जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए यह मामूली बात नहीं है महोदय। हम सबको गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष के रूप में यह कीर्तिमान स्थापित किया है महोदय। उस ऊंचाई पर खड़े रहे हैं महोदय। और अंत में मैं बड़ी श्रद्धा के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी को भी याद करता हूं महोदय, जिनके प्रयासों से बिहार ने यह ऊंचाई को छुआ महोदय। और एक लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया महोदय, इसलिए मैं आपके प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं इस 26-27 के इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बशीर सिंह महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपका समय 10 मिनट है। महोदय, मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और करहगर विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से दोबारा चुनाव जीत कर आया हूं। मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपने नेता के चरणों में नमन करता हूं। महोदय, जब से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता आई है, तब से लेकर आज तक लगातार विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। आज बिहार के जो हमारा बजट है 3,47,589.76 करोड़ है, जबकि मुझे याद है कि जब 20 साल पहले जिन लोगों की सरकार थी उस समय का बजट मात्र 24,000 करोड़ हुआ करता था। धरती और आसमान का फर्क हो गया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी दिन रात बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं। पहले के लोग केवल सत्ता में बैठकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए थे। बजट जो आया है उस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर बजट का खर्च होना है, 60,204.61। ये मामूली बजट नहीं है महोदय। और शिक्षा पर इसलिए बजट ज्यादा हुआ है कि शिक्षा समाज का अनमोल रत्न है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बिहार में उस समय मुझे याद है कि किसी गांव में जाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय नहीं हुआ करता था, जो शिक्षा के मंदिर के रूप में देखने के लिए बच्चे और गार्जियन ललायित रहते थे। उस समय कोई काम नहीं कर रही थी पहले की सरकार ने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा में बजट बढ़ाकर हर गांव में विद्यालय खोलने का काम किया। और वो जो विद्यालय खुला है, गांव के रास्ते से जब हम लोग चलते हैं तो जो पिंक कलर का जो भवन दिखता है तो स्पष्ट पता चल जाता है कि यह इस गांव का शिक्षा का मंदिर है, यानी विद्यालय है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बिहार सरकार की उपलब्धि है महोदय। पोशाक की राशि, साइकिल की राशि, ये तमाम तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, जिसमें दलित, गरीब, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के जो बच्चियां 5-6 क्लास के बाद आगे नहीं पढ़ पाती थी, उनको मन में और जुनून पैदा करने के लिए साइकिल की योजना चला करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। और आज बिहार में बच्चों के साथ साथ बच्चियों की जो संख्या है विद्यालय में ज्यादा दिख रही है। बच्चियां के उड़ान लगा रही हैं।
साइकिल से जाती हैं, और जब मैट्रिक के रिजल्ट की बात आती है तो बिहार की बच्चियां अव्वल स्थान पर जाती हैं। इंटर तक की पढ़ाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी सोच ने इंटर तक की पढ़ाई एक पंचायत से, गांव से शुरू कराने का काम किया। जितने उच्च विद्यालय थे सभी उच्च विद्यालय को 10+2 करने का काम किया, और आज गरीब दलित शोषित के बच्चे और बच्चियां अपने गांव से जाकर इंटर तक की पढ़ाई करती हैं। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा हुआ है कि जहां भी जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है सभी प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, ताकि बच्चों को कहीं दूसरे जगह जाकर पढ़ने के लिए ये परेशानी नहीं उठाना पड़े। ये हमारी सरकार की दूरदर्शी इरादा है महोदय। आप देख लीजिए, सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, ITI कॉलेज खुला, बीएड कॉलेज खुला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार चाहती है कि बिहार के बच्चा पढ़ लिख करके बिहार का नाम रोशन करे और देश में अव्वल स्थान खड़ा करे। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है महोदय। जबकि पिछली सरकार की सोच, विजन जो था वो बिल्कुल इस तरह का नहीं था। उस समय, उस जमाने में वो लोग चरवाहा विद्यालय खुला करते थे महोदय, और बिहार के बच्चे और बच्चियों को चरवाहा बनाना चाहते थे। और हमारी सरकार बिहार के बच्चों और बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी बनाना चाहती है। आज बजट के सवाल पर अगर बात की जाए महोदय, तो गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए पैसा के अभाव में परेशानी से बैठ जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे कुछ लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू करके गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आज बिहार के बच्चे नौकरी में भी आगे जा रहे हैं महोदय। अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास की भी बजट अगर हम देखते हैं तो 23,701.18 लाख करोड़, हजार करोड़ है सर। अब बताया जाए कि लोग कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। जीविका के माध्यम से उन महिलाओं को जिनको 500 रुपया के लिए, 100 रुपया के लिए परेशानी होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से उन सभी लोगों को रास्ता निकालने का काम किया और विकास दर बढ़ाने का काम किया। जब सरकार 10,000 रुपया की घोषणा की कि सभी गांव के एक दीदियों को हर घर में 10,000 रुपया देंगे, तो ये जो लोग हैं ये जाकर के गुमराह कर रहे थे कि जो पैसा आएगा इस पैसा को लौटाना पड़ेगा। अरे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं सदन को कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में मेल है। आपकी वाली बात नहीं है कि कह करके निकल गए, काम कुछ करना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कई तरह की सरकार ने हमारी काम की। 10,000 रुपया तो गया, लेकिन यह भी घोषणा है कि जो महिलाएं 10,000 रुपया लेकर के उद्योग लगाएंगी, काम करेंगी, उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपया हमारी सरकार देने का काम करेगी। यह हमारी सरकार की सोच है और उसकी बजट की व्यवस्था की गई है। यह नहीं कि घोषणा कर दिया गया और सरकार के पास बजट नहीं है। पहले बजट हमारे यहाँ फिक्स होता है, इसके बाद प्रारूप बना करके हम लोग की सरकार काम करती है महोदय। मनरेगा की बात कर रहे हैं। मनरेगा में भी हम लोग भी महोदय पंचायती राज में जिला परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मनरेगा में काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब विपक्ष के लोगों को आंख से दिख नहीं रहा है, उसमें सरकार की क्या कसूर है, देखने की जरूरत है। और इसके बाद अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए महोदय स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बैठे 21,270.41 करोड़ स्वास्थ्य विभाग की बजट दिया गया है महोदय। ये लोग बोल रहे हैं महोदय, मुझे याद है कि जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो अस्पताल में जाते थे तो न सुई रहता था न रुई रहता था। डॉक्टर की बात तो दूर है, डॉक्टर के कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ करता था। और आज की सरकार में सुई भी है, रुई भी है, दवाई भी है, ये सारी व्यवस्था है महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे महोदय? ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है सर। ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है महोदय, ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा है महोदय। सारी काम हमारी सरकार कर रही है महोदय। और बोलते हैं कि कुछ नहीं है। गृह विभाग की भी बजट हम देख रहे हैं तो 20,132
37 करोड़ गृह विभाग का बजट है। महोदय, पहले के लोग तो थाना में जाते थे किसी कारण बस लड़ाई झगड़ा में अपनी लेकर के मर्जी अर्जी, तो वो लोग लिखते भी नहीं थे। आज कम से कम ये सच्चाई है कि गरीब से गरीब कोई जाता है तो उनकी FIR लिखाता है और उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होती है, कानूनी रूप से कार्रवाई होती है महोदय। और महोदय, आपको जब वक्त मिलेगा अपनी बात रखिएगा। अब पहले के राज्य में पहले 814 थाना हुआ करता था महोदय, आज बढ़ करके 1380 थाना हो गया। आज तुरंत 112 पर डायल कीजिए, 112 पर डायल कीजिए और पुलिस तुरंत पहुंचती है। माननीय सदस्य, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। महोदय, मैं आपको बताता हूं महोदय कि विकास की दर 13.1 इस बिहार में हो रहा है और इन लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में काम किया है, बिहार सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किया है, तभी तो 20 बरस लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार की जनता के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं गया और भारी बहुमत से फिर आदरणीय नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यह गवाह है, बिहार की जनता ने गलत लोगों को किनार कर दिया और काम करने वाला को सत्ता दिया कि जाइए बिहार में अमन चैन शांति बरकरार रहेगी और बिहार का विकास होते रहेगा। यह हम बताना चाहते हैं महोदय। और बजट में इन लोग के राज में 6-6 महीना 1-1 साल कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता था महोदय। माननीय सदस्य महोदय, बस एक मिनट आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है। कर्मचारी को इन लोगों के समय में पैसा नहीं मिलता था, आज भी के समय में ये कोई नहीं कहने वाला है कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, टाइम टू टाइम वेतन मिलता है। इसलिए महोदय, मैं आप लोगों से इतना ही महोदय आपसे आग्रह करता हूं, आप आसन ग्रहण करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार के प्रति जो बजट आया है उसका समर्थन करता हूं और आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी, माननीय सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने जो बजट वर्ष 2026-27 के लिए सदन में प्रस्तुत किया है और आसन से मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर अपना राय रखने का अवसर दिया गया, मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के तमाम नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पर मुझे अपना राय रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी सरकार के कार्य योजना की प्राथमिकताएं होती है और प्रतिवर्ष यह बजट इस सदन में आता है, पहले भी आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि एनडीए शासन जब से बिहार में आया तब से जो बजट बनाया गया है, जो लाया गया है, उस बजट में प्राथमिकताएं क्या है, योजना व्यय की स्थिति क्या है और पहले 2005 के पहले जो सरकार 15 वर्षों तक बिहार में थी उनकी प्राथमिकताएं क्या थी और उनका प्लान और नॉन प्लान का डिफरेंस क्या था। महोदय, मैं कुछ ही देर पहले जब एक देख रहा था तो मैंने देखा कि वर्ष 2005 जो इनका आखिरी हमेशा के लिए राजद शासन काल का आखिरी काल था, जो फिर बिहार में कभी लौटने वाला नहीं है, उसमें इनके योजना का आकार टोटल 3,000 करोड़ के बजट में सिर्फ और सिर्फ 15% का था। और उन दिनों मैं सुन रहा था, हमारे सामने से मित्र बोल रहे थे कि जरा बताइए प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो मैं ही बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, राजद के शासनकाल का जो अंतिम बजट था उस समय
7,914 रुपए प्रति व्यक्ति आय बिहार में था। और अगर हम 24-25 के प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 69,321 रुपए प्रति व्यक्ति है। यही अंतर है, ये जानिए और सीखिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, आज हमें फक्र हो रहा है कि एनडीए की सरकार ने 23,885 करोड़ रुपए के बजट से बिहार के शांति बनाए, विकास का जो कृपया शांति जिम्मा बनाएं। अपने पास लिया, औसत 10% प्रति वर्ष के विधि के साथ यह आंकड़ा आज के दिन में 3,47,589.76 करोड़ रुपए का है। और महोदय, आज अगर हम देखते हैं तो हमारे प्लान हेड का एक्सपेंसेस 35% है, जहां राजद के शासनकाल में 15% प्लान हेड, नॉन प्लान 85 था। इस बजट की खूबसूरती है कि आज 35% हमारा प्लान हेड में हुआ, 65% नॉन प्लान। इसलिए है कि हमने रिक्तियों में बहालियां की है, हमने कार्यालयों में कार्यबल बढ़ाया है। ये नीतीश कुमार और उनके मंत्रिपरिषद के कार्य योजना का नमूना है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर 24-25 के तुलना में इस वर्ष का जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी के द्वारा लाया गया, तो अपने ही बजट के आकार के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 30,694 करोड़ रुपए का अत्यधिक का बजट आया है। और ठीक कहा है कि शिक्षित बिहार का जो संकल्प आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, विकसित बिहार का संकल्प जो आदरणीय नीतीश कुमार का है, समाज के हर तबके युवाओं के कल्याण का जो लक्ष्य नीतीश कुमार जी का है, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए शिक्षा में अप्रत्याशित ढंग से 68,216.95 करोड़ रुपए का, पहले भी इस पर चर्चा हुई है, मैं उस पर नहीं अब विस्तार से बोलूंगा। लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ग्रामीण विकास में, ऊर्जा के क्षेत्र में, नगर विकास में, ग्रामीण कार्य में, पंचायती राज जो हमारा एक पंचायत सरकार के रूप में काम कर रहा है, समाज कल्याण जो लोगों के हित में काम कर रहा है, इस सभी पर काम करते हुए महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की सरकार ने देश में पहली बार यह योजना लाई कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, जिससे वो अपने काम काज का चयन करे और जैसे जैसे उनके विकास, उनके व्यापार का विकास होगा, 2 लाख रुपए तक का राशि इसलिए उन्हें मिलेगा कि महिलाएं सशक्त हो और समृद्ध भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार का जो लक्ष्य है कि बिहार देश में ऐसा राज्य बने जो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हासिल करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल और अहम योगदान दे। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को हासिल करते हुए बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अगर बात करें आधारभूत संरचना का, तो नीतीश कुमार जी के सरकार के कार्य और उपलब्धियों के आधार पर केंद्र ने जिस तरह से बिहार को विशेष पैकेज दिया है, बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेल यातायात की सुविधाएं बढ़ रही है और हवाई यातायात के साथ साथ अब तो जल मार्ग में भी केंद्र के सहयोग से जो योजनाएं आई है, बिहार के सर्वांगीण विकास के मार्ग को रोक नहीं सकता। अध्यक्ष जी,
हम अगर बात करें युवाओं के संबंध में तो प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण होगा। किसानों के लिए 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोलकर उनके आय को बढ़ाने की योजना बनी है और बिहार के युवाओं को, बेरोजगारों को एमएसएमई के जरिए आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराकर, औद्योगिक प्रांगण विकसित कर, सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यबल का गठन कर बेरोजगारी को दूर करने, बिहार के आय को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार निरंतर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग कहते थे कि बजट से बिहार को क्या मिला, मैं उनको कहना चाहता हूं, केंद्र के बजट से हो, बिहार के बजट से हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन 5 तक जो सरकार बिहार में चल रही थी वो परिवार के विकास का काम करती थी, बिहार वासियों की चिंता उनको थी नहीं। और वो चर्चा करते हैं बिहार के बजट पर। मैं तो कहता हूं 2% भी उनको बिहार वासियों के प्रति प्रेम है तो वो सीधा सीधा इस बजट के समर्थन में आए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार जिस तरह से विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने में लगी है वो भी बिहार वासियों के सामने सरकार का समर्थन करके इस बजट का समर्थन करें, तब समझ में आएगा कि उनके मन में भी बिहार के प्रति चिंता है, प्रेम है, मोहब्बत है और विकसित बिहार वो बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस बिहार में क्या था, पहले लालटेन और डिबिरी में हम पढ़ते थे, हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आज बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराना क्या इस सरकार के उपलब्धियों का ऐतिहासिक पहलू नहीं माना जाएगा? महोदय, बिहार के विकास में जो हुआ आज कम से कम बिहार के बारे में बनाए, ये तो चर्चा नहीं होती क्या शांति बनाए कि बिहार के बजट में से ऐसे ड्रेन लगे हुए हैं जो रोड का अलकतरा किसी के पेट में चला जाए, ये चर्चा तो नहीं होती है महोदय। आज बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि दुनिया मानने लगी है कि भारत के विकास में बिहार का विकास अहम योगदान दिया है और हम सभी स्तर पर बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और सदन से ये निवेदन करता हूं कि सर्वसम्मत इस बजट का समर्थन करके बिहार में ऐतिहासिक फैसला इस सदन का हो, ऐतिहासिक संदेश जाए और बिहार के विकास के लिए जो रोड मैप है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उस रोड मैप पर बिहार को चलने में विपक्ष का भी सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। अध्यक्ष महोदय, बजट में जो आंकड़ों की हवाबाजी है, जो लिफाफेबाजी है, उसके लिए एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बजट के अंदर सीए जी ने जो कहा था कि 70,877 करोड़ रुपए का बिहार सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया, इसका तो कोई जिक्र माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में भी नहीं था, बजट में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है महोदय, उस पर बात होनी चाहिए। बजट में जो जीएसडीपी का ऋण दिखाया गया है वो 35% है। सरकार आमतौर पर दम भरती है कि डबल इंजन की सरकार है, जब से सरकार बनी है तब से रफ्तार कुछ बढ़ा है। 2013-14 में जो स्टेट का जीडीपी था उसका 27.42% ऋण था, आज बढ़कर के वो 34.09% हो गया है। मामला केवल परसेंटेज का नहीं है, अगर रुपए में देखा जाए
तो 86,939 करोड़ रुपए से बढ़ करके आज बिहार के जीडीपी के ऊपर 4,46,326 करोड़ रुपए का ऋण है। ये बजट में दिख रहा है। और आंकड़ों की जो हवाबाजी महोदय इसमें किया गया है, आमतौर पर आंकड़े को, जीडीपी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए प्रति व्यक्ति जो होता है जीडीपी, उसको सरकार छिपा लेती है। अभी माननीय महोदय सही कह रहे थे कि बिहार में अभी प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो 68,624 रुपीज है, 68,624 रुपए। लेकिन राष्ट्रीय औसत क्या है महोदय आज का? 1,88,892 रुपए राष्ट्रीय औसत है। 1/3 भी हम लोग नहीं है बिहार। और यहां तक कि बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 50,000 से भी नीचे है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है महोदय। बस 1 मिनट समय लेंगे महोदय। आपका समय अभी समाप्त सरकार हो ने, बस 1 मिनट महोदय, अभी जो बजट है 3,47,000 करोड़ का बजट सरकार कह रही है। सरकार कह रही कि हमें केंद्र से सहायता मिलेगा 52,000 करोड़। पिछले बार भी सरकार ने कहा था, लेकिन मिल कितना रहा है? 2022-23 में सरकार को 50% कम मिला, अब आपका 23-24 समय में हो गया। 51% कम मिला, आप अभी अपना 43% कम आसन मिला। ग्रहण करें। तो ये हाथी के दांत केवल दिखाए माननीय जा रहे हैं सदस्य महोदय। श्री सतीश महोदय, कुमार सिंह यादव जी, सरकार का समय लेकर के हम लोग को 2 मिनट दीजिए तो हम लोग बजट का दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपको 3 मिनट मिला है। 3 मिनट मिला है। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, आप अपना पक्ष रखें। महोदय, आपके बजट पास पर मुझे 1 बोलने मिनट का के वक्त लिए है। आसन को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, कृषि विभाग में बजट में 3,677.73 करोड़ का बजट है महोदय। लेकिन सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है महोदय, लेकिन सरकार किसानों की उपज की खरीदारी करने में संवेदनशील नहीं है महोदय। किसान परेशान है। धान आदि प्राप्ति का लक्ष्य सरकार हर साल कम कर रही है। जो लक्ष्य निर्धारित है उसमें भी खरीदारी नहीं हो पा रही है महोदय। एफआरके की कमी से धान की खरीदारी ठप है। एफआरके सप्लाई करने वाली कंपनी एसएफसी को एफआरके मुहैया नहीं करा रही है महोदय, जिस कारण खरीदारी की चैन टूट गई है। सरकार अब तक इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है महोदय। हमारे कैमूर जिला में धान का जो लक्ष्य था खरीदारी का 2,34,512 मीट्रिक टन है, जबकि अभी तक महोदय खरीदारी 1,53,000 मीट्रिक टन ही हुआ है। वही हाल रामगढ़ विधानसभा के नुआव, दुर्गावती और ब्लॉक की स्थिति भी है। वहां भी 60 से 65% की खरीदारी अभी तक हुई है मात्र महोदय। जब तक महोदय सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी और किसानों की आय, जब तक किसानों की उपज की खरीदारी नहीं होगी, तब तक किसानों की आय दोगुनी कभी नहीं हो सकती है महोदय। इसलिए महोदय इस पर सरकार को जरूर संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। आप अपना भाषण समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, जो बजट पर चर्चा हो रही है उसमें मेरे लिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि बजट में आपने बिहार के विकास की बहुत लंबी चर्चा की है, लेकिन बिहार का विकास का आईना क्या होगा? जब तक प्रति व्यक्ति के जीवन के स्तर में कोई सुधार नहीं होगा, तब तक सही मायने में बिहार का विकास नहीं होगा। और इस नज़रिए से जब हम देखते हैं तब हम क्या पाते हैं? पलायन जो हो रहा था रोजी रोटी की कमाई के लिए, पेट को चलाने के लिए, वो रुका नहीं बल्कि वो तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया था जातिगत गणना के बाद, और वो आईना बिहार का दिखा रहा था। उसके आधार पर बराबरी के लिए इस बजट में प्रोविजन होना चाहिए, जिसकी कमी दिखाई पड़ रही है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज जो जिसके बारे में चर्चा बहुत जोर से कर रहे हैं, जी राम जी, मनरेगा महात्मा गांधी से बहुत द्वेष था, नाम को हटा करके जी राम जी किया। ठीक है, जितना करना है कर लो, लेकिन देश की आज़ादी बिना महात्मा गांधी का नहीं हो सकता था। मनरेगा में जो है मजदूरों के लिए बिहार में, अगर मैं आपको डेटा के साथ मैं कह रहा हूं कि बिहार में आज मनरेगा की मजदूरी 255 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 261 रुपया है,
गोवा में 378 रुपया है, गुजरात में 288 माननीय रुपया है, अजय बाबू, केरल में आपका सर 30 सेकंड, बस 30 सेकंड ले रहे सर, केरल में जो है 369 रुपया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप जो बिहार के अंदर 255 रुपया में मनरेगा से या जी राम जी से काम करवाना चाहते, कोई मजदूर क्या मिलता है? इतने बैठे हुए सदन में एक कोई साथी हमारे बोले कि हमारे यहाँ खेत में काम करने के लिए मजदूरों को 200 माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा आग्रह है कि मनरेगा के मजदूरों पर केरल की तरह कम से कम आप माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। महोदय, सदस्य अजय जी ने जो कहा है, हमारे पड़ोसी विधायक भी हैं, लेकिन आप आधी अधूरी बात क्यों कहते हैं? आपने कहा कि राज्य सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराई और उसमें जो पहली बात तो आपने कह दिया कमियां पाई गई, वो कमियां नहीं है, सच्चाई के आंकड़े हैं और सरकार ने कुछ भी छिपाया नहीं, कुछ भी छिपाया नहीं। आप शांति बनाएं, उसमें मंत्री जी बोल रहे हैं। 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए। आपने कहा कि उसका कुछ इसमें निदान नहीं किया गया, और निदान तो ऐसा किया गया है कि उन सारे 94 लाख परिवारों के लिए विशेष योजना बनाकर उनको उसका लाभ पहुंचाने की योजना बना दी गई है, जिसका इस बजट में भी जिक्र है। और उन सभी चीजों पर सरकार पूरी गंभीरता से गौर कर रही है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपने आधी बात कही, आधी छोड़ दी। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, अब आप अपना भाषण प्रारंभ करें। माननीय सदस्य बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं। आपको वक्त मिलेगा तो बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम बुतरू थे तो मेरे बाबूजी कहते थे कि चंदा मामा देखो चॉकलेट लाएंगे। आज तक कुछ चॉकलेट नहीं आया है, वैसे ही कुछ इसमें को इस बजट में भी दिखाई पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महिला रोजगार योजना है, मैं बता दूं, मैं इस योजना का सपोर्ट करता हूं। अगर ये योजना सही तरीके से सफल हो गया तो 50% पलायन निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन इसमें 1,56,00,000 लोगों को जो 2 लाख रुपया देने की बात आपने कही है, उसमें 3,12,000 लाख करोड़ की प्रोविजन कहां है इस बजट में? अगर आप 5 साल में भी बांटते हैं तो 60 लाख तो होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे गए थे, उन्होंने कहा कि हर एक जिले में 14,000, पूरे बिहार में 14,000 हेक्टेयर लैंड बैंक क्रिएट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उसका फंड का बजट इसमें कहाँ है महोदय? प्रोविजन नहीं है। प्लस जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उसमें सब्सिडी देना बाकी है, उसका बजट में प्रोविजन कहाँ है? और अगर आप इसको और देखें कि योजना मद में आपने 1,22,000 करोड़ का समय समाप्त हो गया है। करोड़ का प्रोविजन है, उसमें 35% टोटल बजट का है महोदय। आप कृपया इसमें आसन ग्रहण करें। 80% है माननीय सदस्य, और ये प्रगति यात्रा में आसन ग्रहण 50,000 करोड़ और 25,000 करोड़ इसने RWD में सैंक्शन किया, उसका प्रोविजन किधर है? माननीय सदस्य श्री शुभानंद मुकेश जी, समय दिया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्री शुभानंद मुकेश जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस गौरवशाली सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के वार्षिक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और इस अभिभाषण आपके समक्ष जो अपनी बात रख पा रहा हूं उसके लिए आपका और अपने सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देवमयी जनता कहलगांव का आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट जो आज हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है 3,47,000 करोड़ का, ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, ये अग्रणी बनाने के रास्ते में अग्रसर है। और
बहुत सारी बातें जो इसमें कही गई है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। आज किसान की बात कही गई, हमारे पहले वक्ता ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताया है। आज किसान को समृद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है और उसके तहत जो हम लोग 3,000 रुपये किसान को दे रहे हैं, ये उनको समृद्ध करने का कहीं ना कहीं रास्ता सुदृढ़ करता है। आज जो हम लोग 112 की बात कर रहे थे, पुलिस का जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज उस अनुदान में कहीं ना कहीं 5.2% आवंटित किया गया है, जो हम लोग को सशक्त और न्याय के साथ विकास की बात को दोहराता है। और शिक्षा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गौतम बुद्ध की धरती रही है और जहां शिक्षा सर्वोपरि है, और उसके लिए जो सर्वाधिक 21% का प्रावधान किया गया है, 21.7% का, वो न सिर्फ समृद्ध बिहार बल्कि हुनरमंद बिहार और बिहार के जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर की बनाने में कारगर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अध्यक्ष महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि दे करके जो किसानों के प्रति चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जताया है और इस बजट में प्रावधान किया गया है, ये पूरे भारत में इस तरह की पहली योजना होगी जहां पर इस तरह का राशि दी जा रही है। आज जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये दिए गए और हमारे साथी कह रहे थे कि उसका प्रावधान नहीं है। जो हम करते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ का प्रावधान करके, और ये 2 लाख जो अतिरिक्त उनके व्यवसाय के लिए जो दिया जाएगा उसका भी सारा प्रावधान इसमें है। और मुझे खुशी है कि इस तरह के प्रावधानों से न सिर्फ हमारी महिला समृद्ध होगी और बिहार भी सशक्त होगा। महोदय, बिहार को जो 5 नए एक्सप्रेसवे और पुल पुलियों का जो जाल बिछाने की बात कही गई है, वो भी एक बिहार को समृद्ध करने के लिए आगे लेके जाएगा। हमारे ग्रामीण विकास के तहत भी हम लोगों ने 9.4% की राशि आवंटित की है और वो भी आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के प्रति पूरे बजट का 6.3% रखा गया है प्रावधान, जो स्वास्थ्य को और हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको विजन को 5,000 बेड वाला जो PMCH बन रहा है या अतिरिक्त जो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं पटना में, तो इस तरह की जो योजना को धरती पर उतारने का जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी नहीं, एक वित्तीय अनुशासन जो इसमें दिखा है कि किस तरह से हम लोग अपने बकाया ऋण या राजस्व का संतुलन बरकरार रखने पर काम कर रहे हैं, ये भी इसमें दर्शाता है। और 3% से कम हम लोग उसको राजकीय कोष घाटा को रखने की इसमें बात कही गई है। वो निश्चित तौर पर हम लोग के वित्तीय अनुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है कि हम लोग उसको वित्तीय अनुशासन में रहें, न कि पूर्व की सरकारों के द्वारा जो घोटालों के चक्कर में हम लोग फंसे थे। मेगा स्किल सेंटर्स और 55 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी बात की गई है, जो हमारे नई पीढ़ी युवाओं को निश्चित तौर पे सशक्त बनाएंगे, स्किल उनका इम्प्रूव करेगा। और स्किल एक बार जब जिस बिहार को हम लोग ज्ञान की धरती से जानते हैं, तो यहाँ के भी बच्चे AI से और स्किल सेट से अगर वो जानकारी उनको हो गई तो निश्चित रोजगार
उनको मिलने में कठिनाई नहीं होगी। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात की गई है, उसके लिए भी रोड मैप बना है और मैं मानता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आज समृद्ध करेंगे। ये कहने की बात है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 20 वर्षों में जितनी सहजता से और इस सामंजस्य से, केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग है इस बजट में, उनके हमारे कर का अनुदान जो मिलता है और ऊपर से उनके माध्यम से जो 50,000 करोड़ का भी जो सहयोग है, उनके भी हम सहयोग की आपके माध्यम से ये आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी इस बिहार को, एनडीए की सरकार को सशक्त करने के लिए प्रयास किया है। और ये जो रोड मैप बना है ये बहुत विजन का डॉक्यूमेंट होता है और दूरगामी इसके रिजल्ट निकलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष के पास बेचैनी है कि 10,000 रुपये जब बांट गए तो हश्र ये था, तो 2 लाख बटेंगे तो फिर क्या होगा, तो कहीं बेंच में बैठने की जगह ना रह जाए, तो इस तरह की बात है। तो डर है, उनको भी डर लगना चाहिए। अच्छे काम से अगर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और जिस हिसाब से ये बजट बना है, मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी का और हमारे नेता का जो इसमें मार्गदर्शन मिला, इस सचमुच में हम लोग के लिए सौभाग्य है कि इस समृद्ध बिहार को हम लोग का योगदान रहे और इसको मैं इसकी पुरजोर समर्थन करता हूं। और इस महती सभा में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्य अख्तरुल इमाम साहब, 5 मिनट का वक्त है आपके पास में। सर, इंसाफ के साथ तरक्की करने वाली माननीय सभापति महोदय, सभापति डिप्टी स्पीकर साहब, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली 20 साल की पुरानी सरकार का ये बजट हमारे सामने में है, जिस पर हम इजहार ख्याल कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने बुजुर्ग मिनिस्टर को, जो हम लोग के गार्जियन भी हैं। शरीर से भले ही बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन बजट पेश करते हुए या क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोग उनको दिल से, दिमाग से और आंख से जवानों पर भारी समझ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि इन्हें अपने बजट के आगाज में मेरा ही नाम लिया सर, करचे ईमानदारी की बात उन्होंने कही है। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बात शुरू की है सर, लगता है मेरा प्रेम भी है सर दिल में। और इन्होंने 7 निश्चय, सरकार के 7 निश्चय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर भी बड़ी तवज्जो देने की बात कही है। और 3,47,000 करोड़ का एक बड़ा बजट है, दिखाया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बजट का आकार जरूर बढ़ा है, लेकिन बिहार की जनता पर इसका क्या व्यापक असर पड़ा है सर? अगर उस पर आप मुआवजा करें सर, तो हमें यह लगता है कि बड़ा शोर सुने थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरे भर खूं तक न निकला। क्या फायदा हुआ है बजट का? बजट साइज बढ़ा, ये बजट पैसे कहां से आए? माल महाराज का मिर्जा खोले होली। जो भी आपके यहां आमदनी हुई है, जो भी रिमिटेंस आया है, वो परदेसी मजदूर से आया, प्लान रुका नहीं। और उस बेचारे गरीब का तो कुछ आज झोला भरा नहीं। गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल पुरानी सरकार को इस नए बजट में तो एनआईटी के नए सेंटर की बात करनी थी, मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, सीमांचल में कैंसर रोग से बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे। वही पुरानी लकीर के फकीर बन के रह गए हैं और ये कह रहे हैं हम लोग 3,47,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। मैंने दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ दिया। भाई इसने क्या किया भाई? सवाल ये पैदा होता है कि अगर बजट बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी हमारी? आज राष्ट्रीय औसत 2,53,000 का है सर, और झारखंड जैसा और उड़ीसा जैसा गरीब लोग हमसे आगे हैं सर। झारखंड में 1,16,000, उड़ीसा में 1,61,000 प्रति व्यक्ति आया है, और हमारे यहां अभी 69,000 ही है। और सीमांचल में तो सर 26,000 से भी कम है। सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में है सर, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सर। और सर कहा जाता है कि यही बजट आगे का भविष्य तय करता है, फ्यूचर प्लान सरकार के पास नहीं है। और किसी भी लोकतंत्र में बिहार लोकतंत्र की जननी रही है सर।
लोकतंत्र की जननी रहने में लोकतंत्र वहीं स्थापित रहेगा सर। अच्छा, जहां माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग खुशी से रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया, जाति आधारित गणना कराया और उसमें 2 लाख नौकरियों से मुस्लिम माइनॉरिटी वंचित रही। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं। पिछले साल से भी बजट सर 11,000 करोड़ था, अब की बार 8,000 करोड़ कर दिया इन्होंने सर, लगभग ये 800 करोड़ कर दिया 1100 करोड़ से सर। मामला ये है कि माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल है सर, सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बीमार, और उन पर सर मामला ये हो रहा है कि आज उनके उत्थान नहीं हो रहा है। मदरसे की हालत बुरी है सर, मदरसे का बजट नहीं बढ़ाया गया, मदरसे में के बच्चों को, स्कूल के बच्चों के बराबर पोशाक नहीं दिया जा रहा है सर, टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। अंतर वेतन की राशि सर 2000 करोड़ का मामला था सर, 2000 करोड़ का मामला था सर, 450 करोड़ दिया है। टीचर मर रहे हैं और अंतर वेतन की राशि उनको नहीं मिल पा रही है सर। माइनॉरिटी खौफ में है सर, माइनॉरिटी खौफ में है सर। आज ऑफिसर्स की बहाली में सर, एसपी हो, डीएम हो, एसडीओ हो, थाना प्रभारी हो, कहीं भी माइनॉरिटी के लोग बहाल नहीं किए जा रहे हैं सर। माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है सर। अतहर का नवादा से, सादात का बेगूसराय में मोब लिंचिंग हो गई सर, नुरसेद को सुपर मारा कर दिया गया, हिना खातून मधेपुरा को 6 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ सर, झंझारपुर में कयूम पिता मोहम्मद डोमू को मारा गया सर, शहजादे को बेगूसराय में मारा गया सर, मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का जो लापता है सर 26/4/2025 से, अफरोज जमुई का 17/12/2025 से लापता है सर। इधर लॉ एंड ऑर्डर का मसला यह है सर कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है सर, उसका मर्डर होता है सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां से होगा सर? मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सर सूरज बिहारी नाम का एक युवक जो मक्के का व्यापारी था मारा गया सर, और उसके गम में आज उसका बाप का हार्ट अटैक हो गया सर। क्या दे रहे हैं? शांति हम दे रहे हैं सर। सीमांचल हमारा सबसे गरीब है सर। सीमा आप कह रहे हैं बराबरी का नारा दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को हम विश्वास करते हैं कि बराबरी का अगर जो कुछ नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी, इस 5 साल में कमर का हमारा इंसाफ कर दीजिए। सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे है, सबसे ज्यादा सुखाड़ हमारे है, पलायन हमारे यहाँ है, गरीबी हमारे यहाँ है, और कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ है। आर्सेनिक है पानी में, यूरिन है पानी में, कैंसर की बीमारी सर 30% आ रहा है सर। ये जो रिपोर्ट आई है सर यहाँ की महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की सर कि 10% आबादी सीमांचल की और 30% कैंसर की बीमारी आर्सेनिक है वहां पर सर। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर को कि कम से कम पूरे सरकार के दरमियान में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो जमीन का जंजाल है सर इसको खत्म करने में प्रयास किया है, लेकिन आज हमारे यहाँ सर मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि निजी जमीन पर काम करने वाले, मिट्टी काटने वाले को कोई सरकारी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ हजारों जो ट्रैक्टर चालक है सर धरने में बैठे हुए किशनगंज में, पूर्णिया में सर, अपने निजी काम के लिए मिट्टी काट के लिए आता सर। अपना भाषण समाप्त जनता की करें। पीड़ा है सर, एक सेकंड सर, आपका समय हो गया माननीय कि सदस्य। उसकी गाड़ी सीज की जाती है, 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना किया जा रहा है सर। मिट्टी कहां से मिलेगी? मजदूर माननीय किसान से मिट्टी सदस्य लेता है, श्री उसकी मिट्टी संजय कुमार के लिए सिंह जाते हैं। जी। सर 2-3 बातें सर, माननीय सदस्य हाईकोर्ट का श्री बेंच, संजय कुमार EMU सिंह जी। और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के ताल्लुक से सरकार आप ने कुछ भी कृपया बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बिहार बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। इसके लिए सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बिहार बजट पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर के देवतुल जनता को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं, जिसके वजह से मैं आज यहां बोल रहा हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने 3 फरवरी 2026 को ये बजट प्रस्तुत किया, जिसका आकार 3,47,589.76 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, ये बिहार के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ा बजट है और साथ ही पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 30,694 करोड़ अधिक है, जबकि 2005 में जो बजट पेश हुआ था वो 23,000 करोड़ रुपए का था। अध्यक्ष महोदय, ये बजट 7 निश्चय 3 की परिकल्पना और रोड मैप के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना एवं आम जन के कल्याण को गति देता है। ये बजट वंचित, शोषित, दलितों का बजट है।
इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 68,216 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या तथा गुणवत्ता में सुधार संभव होगा। इस बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर पर्याप्त आवंटन किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा ग्रामीण रोजगार अवसर सुनिश्चित किया जा सके। इस बजट में अध्यक्ष महोदय महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं और स्वराज कार्यक्रमों का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट में औद्योगिकरण, ऊर्जा, सुरक्षा और पुलिस विभाग के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें से कई विभाग के बजट में वृद्धि की गई है, जिससे नए रोजगार, सुरक्षा बढ़ोतरी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ सामूहिक विकास की सोच पर आधारित है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर जोर देकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, सड़क, जल, बिजली तथा स्मार्ट शहरों की उन्नति के लिए संसाधन आवंटित किए गए हैं। इस बजट में विपक्ष के लोग कहते थे कि विकास नहीं हुआ है। मैं 1990 के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं कि एक शहर से दूसरे शहर, जब हम लोग सहरसा से सुपौल जाते थे तो करीब हम लोगों को 3 घंटा का समय लगता था, और आज सहरसा से सुपौल जाने में आधे घंटे का समय लगता है। क्या ये विकास नहीं है? और ये लोग खाली हल्ला करते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। इस बजट में सड़कों, एक बार घूमिए, देखिए सड़क कहीं भी, हम लोग कहीं भी बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे से 3 घंटे में जो है सो पटना पहुंच जाते हैं। सहरसा से पटना की दूरी जो कि 250 किलोमीटर है, 3 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये सब 3 घंटा में खगड़िया होकर के, और खगड़िया और मानसी होकर के, बेगूसराय होकर के अब 3 घंटे में हम लोग जो है सो पहुंच जाते हैं पटना। इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर नागरिक के लिए न्यायोचित अवसर और विकास सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि ये बजट बिहार को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अध्यक्ष महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया। यह बजट उसी विचारधारा की झलक है, जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के इस गठबंधन में सामाजिक न्याय, युवाओं की आकांक्षा और समावेशी विकास को मजबूत आवाज बनेगी। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इस बजट से पूरी तरह मेल खाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, सिमरी बख्तियारपुर से जीत के आया हूं, यह क्षेत्र कोसी और बाढ़ से पीड़ित है। यहां पर कोसी नदी के तटवर्ती इलाकों में सड़क, जल जमाव एवं कटाव की जटिल समस्या है, और इन समस्याओं में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लगभग 15 पंचायत प्रभावित हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 धार्मिक स्थल भी हैं, बाबा मटेश्वर धाम, बाबा खीररी स्थान और मां तारा स्थान। पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा मटेश्वर धाम को तीर्थ स्थल में के रूप में विकसित करने पर सरकार को इससे अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह बजट बिहार में संपूर्ण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और मैं इस बजट को समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती दीपा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अपनी पार्टी की संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी का भी आभार
आभार जताना चाहती हूँ, जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को साहस और एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से बिहार की महिलाएं इस सदन में भागीदार बन रही हैं। और साथ में इमामगंज की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ भेजने में अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार बजट पर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी को 3,47,000 करोड़ से अधिक के इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देती हूँ। यह सिर्फ बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए जवाब है जो सालों से कहते रहे कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले वर्ष से करीब 30,000 करोड़ अधिक है। इसका साफ संदेश है, यह सरकार बहाने नहीं बनाती है बल्कि काम करती है, काम कर कर दिखाती है। जो लोग हर बजट के कागजी करार देते हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सड़कें कागज पर बनी है? क्या स्कूल, अस्पताल और बिजली सिर्फ भाषणों में नहीं है? ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। सच्चाई यह है कि बिहार आज बदल रहा है और यह बदलाव आंकड़ों में भी दिखाई देता है, जमीन पर भी दिखाई देता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 63,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जा रहे हैं, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और बिजली पर। यह वही काम है जिनकी कमी का रोना दशकों तक रोया गया है और आज जब काम हो रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 63,000 करोड़ का प्रावधान है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने बिहार को अंधेरे में रखने की राजनीति की। आज बिहार का बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने हक की बात कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए 21,000 करोड़ रखे गए हैं ताकि गरीब आदमी इलाज के लिए मजबूर होकर दूसरे प्रदेशों की ठोकर न खाए। यह फर्क है दिखावे की राजनीति और जनसेवा की राजनीति में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के लिए 23 करोड़ 701, ऊर्जा के लिए 18 करोड़ 737, सड़कों के लिए 18 करोड़ 716 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2,086 करोड़ और अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 2,000 करोड़। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि यह सरकार सिर्फ बात नहीं करती है, न्याय भी करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान, मजदूर और गांव इस प्रकार की प्राथमिकता है। इमामगंज जैसे पहाड़ी और पिछड़े इलाकों को इस बजट से सीधा फायदा मिलेगा। जो लोग कभी इन इलाकों का रास्ता तक नहीं जानते थे, आज वही लोग विकास पर सवाल उठा रहे हैं। यह सबसे बड़ा मजाक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं महिलाओं की बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहीं से बिहार की असली ताकत निकलती है। करीब 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया। अब व्यापार बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, कल के बजट पर हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष के हैं, वो बोल रहे थे कि बिहार में कोई ऐसा काम है जो आप बता दें कि 1 नंबर पर है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पक्ष में भी महिलाएं हैं और आपके विपक्ष में की भी महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं से, खासकर हम विपक्ष की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं
कि बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, हम बहुत सारी भूमिकाओं के साथ घिरे रहते हैं और बखूबी उस भूमिका को निभाते हैं। तो हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हम घर संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, पति का देखभाल करते हुए, हम अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने सदन में आकर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। ये तो हम समझते हैं कि ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि आज महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आज सभी चीज में बढ़ावा दिया गया है। 50% आरक्षण पंचायतों में, 50% शिक्षक बहाली में, 35% सरकारी नौकरियों में, पीजी तक मुफ्त पढ़ाई, साइकिल, पोशाक, जीविका और उद्यमिता। अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा नहीं, क्रांति है। अगर महिला सशक्तिकरण पर दुनिया में कोई असली पुरस्कार अगर होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उससे मजबूत दावेदार होते हुए नहीं देख, पहला नंबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होता। यह बिहार की बेटियों की आवाज है, कोई नारा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए रोजगार और हुनर की योजनाएं इस बात का सबूत है कि यह सरकार सिर्फ आज नहीं, आने वाले बिहार की तैयारी कर रही है। किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके हर एक किसान को राज्य सरकार अपने तरफ प्रतिवर्ष 30,000 की मदद करेगी। लघु जल संसाधन विभाग 1 लाख निजी नलकूप लगवाने का काम करेगा। वही अब आगे बिहार उद्योग की खड़ा रहेगा, जिसका संकल्प बजट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात, राजकोषीय घाटा 3% के भीतर है, मतलब विकास भी हो रहा है और राज्य कर्ज में भी नहीं डूब रहा है। यह है जिम्मेदार शासन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग हर बात पर नकारात्मक फैलाते हैं उन्हें यह बजट जवाब है। जो लोग बिहार को पिछड़ा कहकर राजनीति करते हैं, यह बजट उन्हें आईना दिखाता है। अगर इस बजट को ईमानदारी से, आपका उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात में एक उदाहरण देना चाहती हूँ महोदय कि मैं जब 2005 से पहले फतेहपुर की पहली महिला होंगे महोदय, जहां मैं साइकिल चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर बाहर रोड पर निकलती थी तो उस समय लोग हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, मजाक उड़ाते थे कि देखिए लड़की साइकिल चला रही है, लड़के आवाज लगाते थे कि लड़कियां देखो रे साइकिल चला रही है। तो महोदय, कहने का मतलब ये है कि 2005 से पहले की सरकार जो थी कि लड़कियों को देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, हल्ला करते थे, और आज की जो सरकार है तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तरह तरह की काम कर रही है, नौकरियां कर रही है, घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए महिलाएं अपना काम कर रही हैं। हम खासकर उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी, आपके नेता प्रतिपक्ष महिला के ऊपर सवाल उठाते हैं, महिला के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तो आप भी महिला है। अध्यक्ष महोदय, आप ये भी महिला है, उनसे भी खास करके हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलिए कि महिला के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, महिला आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष से आगे बढ़कर काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको माननीय सदस्य श्री रुहेल रंजन जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं हमारे अभिभावक सीएम माननीय नीतीश कुमार जी को इस सदन में आने का मौका देने के लिए मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस गरिमामय सदन में वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बिहार बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, यह बिहार के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का घोषणा पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का बिहार वह बिहार नहीं है जिसे कभी पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता था।
आज का बिहार विकास, निवेश, रोजगार और सामाजिक न्याय की नई पहचान गढ़ रहा है और यह बजट उसी परिवर्तनशील बिहार की तस्वीर प्रस्तुत करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है वित्तीय अनुशासन के साथ विकास। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास कर्ज के बोझ से नहीं बल्कि राजस्व प्रबंधन और प्राथमिकताओं की स्पष्टता से होगा। यह बजट बताता है कि बिहार अब केवल खर्च करने वाला राज्य नहीं बल्कि स्मार्ट निवेश करने वाला राज्य बन चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान यह संकेत देता है कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को केंद्र में रखकर नीति बना रही है। विद्यालयों के बुनियादी ढांचों का सुधार किया जा रहा है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है। यह बजट मानता है कि शिक्षा पर खर्च व्यय नहीं निवेश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ा हुआ आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार के लिए गरीब का जीवन सबसे कीमती है। जिला अस्पतालों का सशक्तिकरण हुआ है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह बजट बीमारी के इलाज के साथ साथ बीमारी के रोकथाम और स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा पर भी जोर देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की आत्मा गांव में बसती है और यह बजट गांव को मजबूती देता है। सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, कृषि का यंत्रीकरण किया जा रहा है, ग्रामीण सड़कों और बाजार को संपर्क से सुधारा जा रहा है। यह बजट किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि आर्थिक भागीदार मानता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ले रही है आपके सारे पैक्सों। आप इधर आसन के तरफ मुखातिब बोलने दीजिए। माननीय यह बजट युवाओं को यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं को भी समझता है। सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम लागू किया है, स्टार्टअप और रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए वातावरण अनुकूल है। सरकार यह संदेश दे रही है कि बिहार का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यह सिद्ध करते हैं कि यह बजट समावेशी विकास का बजट है। यह बजट कहता है विकास वही है जिसमें आखिरी व्यक्ति भी साथ चले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क, पुल, बिजली और शहरी ग्रामीण संपर्क यह सभी इस बजट की प्राथमिकताओं में है। बुनियादी ढांचा केवल निर्माण नहीं करता, यह अवसर, निवेश और विश्वास का निर्माण करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बजट आशा का बजट है, विश्वास का बजट है और बिहार को अगले दशक के लिए तैयार करने वाला बजट है। मैं इस दूरदर्शी, संतुलित और जनहितैषी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को इस्लामपुर विधानसभा के भाई बहनों की तरफ से बधाई देता हूं और इस बजट का पूरे विश्वास से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये कोइंसिडेंस है कि 1 तारीख को भारत सरकार ने बजट पेश किया और 3 तारीख को बिहार सरकार ने भी बजट पेश किया और जब दोनों बजट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो बहुत कुछ समानताएं नज़र आती है दोनों बजट में। चूँकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में, शांत हो जाइए, समानताएं बहुत कुछ देखने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है, सबसे पहले तो मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जैसे इतना अच्छा बजट पेश किया। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, जिस पे अगर चर्चा करने लगें तो लंबा वक्त लगेगा, आंकड़ा देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, लेकिन टाइम कम है क्योंकि मुझे 4 मिनट का ही वक्त दिया गया है, तो संक्षेप में ही अपनी बात को रखना चाहूँगा। इस बजट में अध्यक्ष जी जो अभी वर्तमान आवश्यकताएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही गया है, साथ ही साथ जो भविष्य की अपनी बिहार की अर्थव्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखा गया है और वित्तीय अनुशासन का भी अनुपालन किया गया है। जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, फिजिकल डिफिसिट की बात करते हैं अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से जब वित्तीय अनुशासन किसी अर्थव्यवस्था में दिखता है तो जो निवेशक हैं वो आकर्षित होते हैं और
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से जिस तरह लगातार बजट का आंकड़ा जो है बढ़ा है, और जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि एलपीजी प्रोसेस कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हम लोग करते थे। जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगता है उस टाइम से एलपीजी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और आज का बजट जो है उस रूप में अगर देखा जाए तो जो बाहर के निवेशक हैं, सिर्फ मैं यह नहीं कहता हूं कि जो भारतवर्ष के निवेशक हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी बिहार में आने का काम करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है इस बजट के माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग बात करते हैं पलायन की, बहुत सारे साथियों ने पलायन की बात कही। हम लोगों ने 2005 से पहले का भी देखा है स्थिति, और कहीं न कहीं उस टाइम में हम भी छात्र जीवन में थे और पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे। अगर पटना से, अगर बिहार से दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ी तो कहीं न कहीं उस समय की अर्थव्यवस्था, कहीं न कहीं उस समय जो है रोजगार सृजन पे काम नहीं होना, कहीं न कहीं उस समय की व्यवस्थाएं कहीं हम लोग को मजबूर कर दिया। लेकिन मैं शांत रहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पुनः सदस्य को बोलने दिया जाए तो आपको भी वक्त मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं गर्व के साथ कहता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज दिल्ली से पुनः इस सदन का हिस्सा बना हूं, तो कहीं न कहीं पलायन रोकने में जो सरकार काम कर रही है उनका योगदान है। और आज मैं इस बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण। जब हम लोग बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था का, हम लोगों ने देखा है कितनी कामें हुई हैं, और संस्कृत में हम लोग कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। संस्कृत में श्लोक है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और बाजार में जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। दोनों का अगर सारांश निकाला जाए तो यहाँ काम दिखता है, और जब दिखता है तो स्वाभाविक है। जब हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उस समय हमेशा एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था कि मोदी और नीतीश की जोड़ी के बारे में, तो वही हम लोग का है, जो दिखता है वही बिकता है। जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसी का कारण है कि आज हम लोग को इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ जीत के आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी नाता रखता हूं। आज हम मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, जब प्राइवेट निवेशकों से मिलता हूं, जब माननीय मंत्री जी सबसे मैं मिलता हूं, तो अब वहां जो प्राइवेट निवेशक जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, उनके मन में यह रहता है कि अब क्यों ना हम बिहार की तरफ देखने का काम करें। मैंने कई बार इस पिछले सत्र के बाद भी मैं दिल्ली गया, वहां भी कही शांत हो जाइए, अरे आपकी बारी आएगी, शांत हो जाइए। तो वहां निवेशक आने के लिए जैसे अब तैयार हैं, और मैं यह कहता हूं, जो अगर इन लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, तो आज जो पटना का एयरपोर्ट है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ मेरीन ड्राइव बनाया है, इसी मेरीन ड्राइव का आनंद प्रतिपक्ष के नेता भी उठाने के लिए गए थे। प्रतिपक्ष के नेता पूरे फैमिली के साथ उठाने के लिए गए थे, वहां डांस कर रहे थे। मैं अच्छी बात है, आप भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस व्यवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं, तो अरे चश्मा थोड़ा बदल लीजिए। अगर विकास के साथ आइएगा तो जनता आपको जो है आशीर्वाद देगी, और सिर्फ बेबुनियाद बातें करेंगे तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी। और यही कारण है, नकारात्मक राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संख्या बल आप लोग की कितनी कम हो गई, हो सकता है इसी तरह नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीरो पे भी कहीं अगली बार ना आ जाए। इसीलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा बजट है उपाध्यक्ष महोदय। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद आज बिहार जिस रूप में विकास कर रहा है, और यह जो 5 साल कार्यकाल है, यह जो 5 साल का कार्यकाल होगा, वह विकास में जैसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ जैसे रोजगार सृजन पे 1 करोड़ रोजगार सृजन पे बात करी है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन पे जब प्राइवेट निवेशक आने लगेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन यहाँ होगा। जिस तरह कैबिनेट के पहले मीटिंग में जितनी गन्ना चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, सबको पुनर्जीवित करने की बात कही गई। मैं तो कहता हूं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो बहुत खुश नसीब है कि हम लोग के पास 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2 ब्रांड एम्बेसडर हम लोग के ऐसे हैं। जब 2 ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हो जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हो तो हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है, नीति, नियति और ईमानदारी। और ये 3 चीज मेरे दोनों ब्रांड एम्बेसडर में कूट कूट के भरा हुआ है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी करप्शन पे 0 टॉलरेंस की नीति आज से नहीं, नीतीश कुमार जी 2005 से रखते हैं और वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम लोग की नीति, नियति और ईमानदारी हो तो स्वाभाविक है कि हम लोग का जो लक्ष्य है विकसित भारत और विकसित बिहार, वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। मैं आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जैसे युवा साथी की जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री उपेंद्र प्रसाद, आप अपना पक्ष रखें। माननीय उपसभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 पर आपने हमको बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, कई हमारे साथियों ने, चाहे रजनीश जी हों, बैजनाथ जी हों, कई हमारे साथियों ने डाटा बहुत दिया है। हम डाटा के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, दोहराना नहीं चाहते हैं। हम सीधे सीधे तौर पर बात करना चाहते हैं। हम कहां से चले हैं? हम यदि पीछे मुड़कर देखते हैं, आप जब 2004 और 5 का बजट का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं तो उस समय 3000 करोड़ का मात्र बजट था। उसमें उनकी प्राथमिकता में क्या थी? चरवाहा विद्यालय। 113 चरवाहा विद्यालय के लिए 1 करोड़ का प्रावधान उन्होंने किया था। और ये आलम था उस समय का कि वो लोग जो गैर योजना थी, गैर योजना का भी बजट उसको पूरा नहीं कर पाता था। योजना का तो कल्पना ही करना बेकार है। वहां से चले हैं हम 2005 से 6 तक, जो माननीय स्वर्गीय हमारे मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी से जो कुशल वित्तीय प्रबंधन जो प्रारंभ हुआ, आज आदरणीय विजेंद्र यादव जी के पास तक आया है। इस क्रम में हमने विकास के कई ऊंचाई को हमने छूने का काम किया है। कहां 23,000 करोड़ से शुरू हुआ, आज हम लोग 3,47,589.76 करोड़ तक हम लोग पहुंच गए हैं महोदय। तो महोदय, और इसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या है? हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा है। क्योंकि किसी भी राज्य हो या देश हो, इसका विकास मानव विकास पर निर्भर करता है और हमारी सरकार ने उस पर प्राथमिकता में रखा है। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को खाने से लेकर, पोशाक से लेकर, लिखने पढ़ने तक, किताब तक मुफ्त मुहैया कराया है। उच्च शिक्षा के लिए उसको अलग से रिजल्ट के प्राप्तांक के आधार पर अलग से प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। कमीशन में बैठने वाले छात्रों के लिए भी मेंस की तैयारी करने के लिए, फाइनल तैयारी करने के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया गया है, प्रावधान किया गया है। यही कारण है कि आज बिहार के छात्र केंद्रीय जो नौकरियां हैं, प्रदेश से लेकर केंद्रीय नौकरियों में एक अलग परचम फहराने में कामयाब हो रहे हैं महोदय। ये आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व का परिणाम है महोदय। और निश्चित रूप से यह जो प्रावधान इस बार किया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का जो विकसित भारत और बिहार को राज्य के अन्य विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करने का जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, इस संकल्प को आने वाले दिनों में पूरा करेगा महोदय। यह बजट उसका प्रतिबिंब है महोदय। हमारे साथ ही कई लोग कह रहे थे इनको विकास दिखता नहीं है, तो हमारे गांव में कहावत है कि जेठ का जो अंधा होता है उसको सावन में भी सूखा सूखा ही नजर आता है। जिसका इलाज महोदय बिहार छोड़िए, शंकर नेत्रालय जैसा भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं है, क्योंकि वो लोग जो जेठ में अंधे हुए हैं, इसको सावन का हरा भरा इनको दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक हमारे एक साथी ने कहा कि जब इन्हीं के नेता गंगा पथ पर जाते हैं
तो रोड की जो खूबसूरती को देखकर उनका स्वतः स्फूर्त कमर हिलने लगता है, डांस करना शुरू कर देते हैं। अखबार ही बोल रहे हैं। ये लोग हमारे साथी बार बार कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है, अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अखबार वाले ही कई बार लिखे हैं कि हमारे नेता थैला लेकर गए, उधर बोरा से भर कर आए। यह केंद्र सरकार की नीतियां रही है कि हम जितना मांग करते हैं, हमारी जो आशा रहती है, उससे ज्यादा केंद्र सरकार की सहयोग मिल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार विकसित श्रेणी में खड़ा होगा। हमारे पर जो कलंक का टीका लगा था कि बिहार बीमारू राज्य है, दुनिया मान चुकी थी क्या बिहार सुधरने वाला नहीं है, वहां से बिहार चला है। आज देश के जितने भी राज्य जो विकास दर को प्राप्त किया है, उसमें बिहार अव्वल है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो कल्पना है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें बिहार का अहम योगदान होगा। साथी, यह बात से आप आश्वस्त रहिए। इसलिए महोदय जी, महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ये जो बजट है इसका समर्थन करता हूं और अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय विजेंद्र यादव जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, विजय चौधरी जी, ये लोग का जो कुशल वित्तीय प्रबंधन हुआ है, इसी का आज परिणाम दिख रहा है। साथी, इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल सौर जी। हम अपने आसन को माननीय उपाध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें बोलने का मौका मिला। और हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि एक सामान्य लड़के को आज संविधान के मंदिर में आने का मौका मिला। उन्होंने विश्वास जताया और पर्वत्ता की धरती को, उस त्रिवेणी उत्तर वाहिनी तट अगवानी घाट पर्वत्ता विधानसभा की उस धरती से आज हम जीत कर आप वहाँ के देवतुल्य जनता को भी हम साधुवाद देते हैं। हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं, माननीय वह क्षेत्र फरकिया लोग कहते थे। फरकिया, जो राजा टोडरमल ने जिसे फर्क कर दिया था, और आज वो फरकिया को नाम बदल दिया गया खगड़िया। खग का जहां बसेरा है, जाके आप जाइए घूमिए, सब लोग जाके घूमिए। उस तरह का रोड, पैरा, पुल, पुलिया का जाल बिछा दिया। ये है बजट का पहला जो बजट है, उस बजट का प्राथमिकता। ये देखना है तो आप लोग भी जाके देखिए किस तरह से सीमांचल क्षेत्रों में जाल बिछा है। जो खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ खगड़िया है, 7 नदियों का नैहर कहते हैं खगड़िया को। और वह खगड़िया जो है आप कहीं से कहीं, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो धरती आज विकास के रूप में रोल मॉडल है। वो आप लोग जाके देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी के विकास को आप लोग जाके देख सकते हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बोल रहे यह प्रसिद्ध शहर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की नीति और नीयत बयां करती है। किसने सोचा था कि वर्ष 2004 और 5 में बजट सत्र 2005 का बजट सत्र मात्र था 23,885 करोड़ था। वही आज वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15 गुना बढ़कर 3,47,589 करोड़ हो चुका है। यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बस इसलिए संभव हो सका क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने तबीयत से विकास का पत्थर उछाला है, जिससे बिहार और बिहार वासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सका है। हम लोग कहते हैं कि दिखता क्या है। हम लोग 2005 से पहले का बिहार लोग तुलना पे औना जाते हैं, बौखला जाते हैं कि तुलना क्यों करते हो भाई। अरे तुलना तो जिसका शासन था 15 साल का शासन, और उसके बाद उसी का तुलना सड़क गड्ढे में था कि गड्ढे सड़क में था, ये देखने की जरूरत है। आज आप भी सब लोग गाड़िए से आते होंगे, सिवान से भाई आपके आते होंगे, और 2 घंटे में आप सिवान से सदन आते हैं और सदन से सिवान चले जाते हैं। भाई ये नीतीश कुमार का विकास है, ये नीतीश कुमार का विकास है। आप देखते हैं, जाइए स्कूल में, हम लोग तो नदी किनारे के 7 नदियों से घिरा हुआ जगह से आए हैं ना। वहां के स्कूल में बच्चे बकरी चराते हुए नजर आते थे। आज देखिएगा
पढ़ाई करके बकरी चराने का काम करते हैं। ये स्कूल का विकास हुआ है, जाके देखिए, हर जगह देखिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में, अरे चराना काम करना कोई छोटा थोड़ा ही होता है। कोई भी काम करो तबीयत से करो, काम करना सीखो। यही तो काम करना नीतीश कुमार जी की सरकार ने सिखाया है। अरे काम करना सिखाया है, चोरी और लुटेरा और अपहरण उद्योग नहीं सिखाया है। क्या था 2005 से पहले? अपहरण एक बहुत बड़ा उद्योग था। यहाँ कर्म करने के लिए माननीय नीतीश कुमार के एनडीए की सरकार ने सिखाया है। मित्रों, ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, जाइए हॉस्पिटल, जितना हॉस्पिटल था वहां पे आंकड़ा तो प्रस्तुत किया। अरे आंकड़ा तो प्रस्तुत हुआ कि 39 को एक महीने में प्रखंड हॉस्पिटल में 39 मरीज जाते थे। आज 11,000 लोग मरीज जाते हैं दिखाने के लिए। आखिर क्या कारण है? आखिर कारण क्या, ये बताओ। आप भी वहीं जाते हैं, आपके भी समर्थक, आपको भी मानने वाले उसी सदर अस्पताल में जाते हैं, उसी प्रखंड हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज करा के आते हैं और नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं। आप देखिए हमारे मित्रों, माननीय सरकार विकासोन्मुखी नीतियों के कारण ही बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और विगत चुनाव में तो जनता तो सुनामी का आशीर्वाद दी है। उसके बल से ही आज हमारी सरकार पुनः एक कल्याणकारी और विकसित बिहार 2027 के विजन वाला बजट, 2047 के विजन वाला बजट लेकर आई है। तेज गति से विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करनी होती है। हमारे सरकार की प्राथमिकताएं हैं 2005 से ही तय है। वो सुशासन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, युवाओं के लिए रोजगार का, महिलाओं के सम्मान का, उसके स्वाभिमान का, बुजुर्गों की सुरक्षा, उनके देखभाल का। अरे महिलाएं की बात करते हैं आप, क्या था 2005 से पहले? घर में माँ कहती थी कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे स्कूल गए, अरे वही दिखा रहे हैं। आज घटना अगर कहीं घटती है तो उसके लिए, अगर घटना कहीं घटती है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगर घटना घटती है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और अगर घटना घटी है, सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच के लिए शांति बोलने दीजिए। आप लोग के समय में केस के बैठे मत बोलिए, कहाँ जाते थे आप? बैठे कृपया मत बोले। इसलिए हमारी सरकार बजट का इसलिए हमारी सरकार बैठे न बोले। सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया है। 68.216 करोड़ का बजट हम बिहार के नए मॉडल स्कूल, बेहतर शिक्षक, पढ़ाई के लिए संसाधन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे बिहार का हर नौनिहाल, हर युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का यह बजट है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए हमारी उपलब्धि सर्वाधिक है। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इस विजन के साथ हमारी सरकार दिन रात कार्य कर रही है। इसके साथ ही इस बजट में आईजीएमएस ने एक नए भवन का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए यह संदेश दी है कि हम गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी अपने ही राज्य में करवाया जा सकेगा। अरे आप लोग व्याकुल होते हैं, अरे आप लोग व्याकुल हैं, व्याकुल मत होइए। सरकार शांति। आप देखो पहले का क्या था, खेलोगे दीपोगा। माननीय पहले क्या था, खेलोगे दीपोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज तो माननीय नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने कहा खेलोगे दीपोगे तो उससे बड़ा नवाब बनोगे, उस खेलने वाले को भी नौकरी देने का काम किया। यह है नीतीश सरकार। आप जिस सेक्टर में देखिए, महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, आज देखिए घर से महिलाएं निकली, जो आज देखिए ना महिलाएं सजग हो गई, महिलाओं में बदलाव हो गया, मैडम महिलाओं में जो ताकत, अरे वही महिलाएं तो, अरे माँ जानकी की धरती है, ये माँ जानकी की धरती है। नीतीश कुमार ने माँ जानकी को पहचान देने का काम किया। अरे नीतीश कुमार ने माँ जानकी को पहचान देने का काम किया है और इसलिए बिहार के जहां माँ परवरिश जिसका करता हो उसके बच्चे मजबूत होते हैं। इसलिए पूरे भारत को सींचने का काम बिहार के नौजवान करते हैं, क्योंकि माता का प्रभाव है, माँ जानकी का प्रभाव है। अरे राम की भी
गुरु का यह क्षेत्र है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये गुरु का क्षेत्र है, इसलिए पहचान, इसलिए मैंने कहा आप सीखिए। अरे उस माँ को कलंकित मत कीजिए जिस माँ ने आपको भी सींचा है, जिस माँ ने आपको भी सींचा है, जिस माँ ने हम सबको सींचा है। इसलिए हम यही कहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को ताकत देने का काम किया है, जो आधी आबादी के चक्कर में तो 25 पे आ गए, थोड़ा सा और माँ को गरियाइएगा तो 0 पे आउट हो जाइएगा, चिंता मत कीजिए। हम लोग यही कहेंगे, इतना ही कहकर अपनी माननीय इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और पर्वतता के देवतुल्य जनता, त्रिवेणी उत्तर वाहिनी का, अरे पर्यटन का विभाग जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना तभी तो लोग आ रहे हैं भाई। मैं उत्तर वाहिनी, कृपया बैठे मैडम, गंगा के बोलिए, त्रिवेणी उत्तर वाहिनी गंगा के उस तट से आया हूँ जो मोक्षदायिनी तट है। अगर पीड़ा हो तो मोक्ष के लिए जाइए त्रिवेणी गंगा धाम में, त्रिवेणी गंगा धाम अगवानी घाट में मोक्ष की डुबकी लगाइए तो मोक्ष मिल जाएगा। इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष